हेलो बच्चों, मैं भावेश्वर वापस आ गया हूं लेकर अपना नया वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कुछ कसौटियां यानी ऐसे कुछ क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के यानी समरूपता के। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि दो फिगर अगर सिमिलर होते हैं तो कैसे होते हैं, या फिर दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। उसके ऊपर हमने देखा था कि सिमिलैरिटी तब होती है जब ट्राइंगल्स के अंदर तो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण अगर आपस में बराबर हों तो वे दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं यानी सिमिलर होते हैं। इसी प्रकार अगर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं यानी कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर रेशियो में हो यानी अनुपात में हो तो वे क्या होते हैं, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाते हैं यानी समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई तो आज हम जानेंगे कि क्या हमें हर बार यही करना होगा कि अगर दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है यानी दो त्रिभुजों को समरूप प्रूफ करना है तो क्या हम हर बार तीनों कोण और तीनों साइड्स को आपस में बराबर करके और प्रोपोर्शन में करके देखते रहेंगे? तो नहीं बच्चों, इसके लिए कुछ आसान क्राइटेरिया थे, ऐसे कुछ 3 क्राइटेरिया जिनकी मदद से हम क्या कह देंगे कि अगर ये होता है तो जरूरी है कि ये दोनों ट्राइंगल फिर सिमिलर होंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें की पर बात करेंगे कि अगर वो उन ट्राइंगल्स के अंदर मौजूद है तो उस मौजूदगी से हम ये कह सकते हैं कि हमारे ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं यानी सिमिलर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सिमिलर करने के यानी समरूप प्रूफ करने के काम आती है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे 3 चीजें लिख रखी है। सबसे पहली चीज है मेरी एंगल एंगल सिमिलैरिटी यानी कोण कोण समरूपता का नियम। उसके बाद है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी यानी भुजा कोण भुजा का नियम। इसके बाद है हमारा साइड साइड सिमिलैरिटी यानी भुजा 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 का नियम। बच्चों, जब कोण कोण की बात करी, साइड एंगल साइड की बात करी और साइड 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 की बात करी तो इन तीनों में हमने देखा कि 3-3 चीजें थी यानी 3-3 भाग थे हमारे जो हमें काम आ रहे थे। यानी हमारे ऐसी चीजें थी ये कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर हम जानते हैं 6 भाग होते हैं, 3 कोण और 3 हमारे भुजाएं होती है, परंतु हमने यहाँ पे केवल 3 चीजों को इस्तेमाल करते हुए इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह दिया। आइए जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? ए सिमिलैरिटी की। किसकी बच्चों? कोण कोण का नियम। ए सिमिलैरिटी क्या हो गया हमारा, जिसे हम ए समरूपता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ए हमारा होता है, पहला ए का मतलब होता है हमारा एंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोण। दूसरे ए का मतलब भी हमारा होता है एंगल। अब इसके ऊपर बात करें तो हमारी किताबों के अंदर कुछ प्रमेय दिए हैं यानी कुछ थ्योरम दिए। वह थ्योरम मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखी है और उन थ्योरम का मतलब मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। वह थ्योरम क्या थी? वह थ्योरम कहती है इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यानी अगर इसे हम हिंदी में बोले तो हम कह सकते हैं यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं। मतलब ये थ्योरम तो हमें बुक में भी कभी समझ में नहीं आई सर, आपने रीड कर दी तब भी हमें समझ में तो नहीं आई। तो बच्चों, मैं इसको आसान करता हूं आपके लिए और समझाता हूं कि ये थ्योरम कहती क्या है। बच्चों, ये थ्योरम कह रही है अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स में, अगर मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना लूं, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हमें 2 कोण इक्वल बता रखे हैं ना, कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसा नहीं कि कोई भी 2 कोण बोल दिए कि एक ये बोल दिया और एक ये वाला कोण इसके आपस में बराबर बता दिया, ऐसा नहीं। वह कोण संगत कोण ही होने चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें 2 ट्राइंगल्स अगर हम बनाएं और उसके अंदर बनने वाले हमारे 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो भुजाएं हैं वह रेशियो में होती है यानी अनुपात में होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल्स, 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ आपस में बराबर हैं तो ऐसे में दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं। अब मन में सवाल आया होगा कि सर ठीक है, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, ऐसा कैसे? तो बच्चों, इसका प्रूफ भी मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। आइए चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ को। तो बच्चों, यहां पे हमें देखना है कि इसका प्रूफ हमें करना क्या है। हमें प्रूफ में ये देखना है कि अगर हमें 2
एंगल इक्वल गिवन हो, यानी अगर हमें इन दो ट्राइंगल में जैसे एंगल ए हमारा, अगर मैं कह दूं कि एंगल ए मेरा एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी मेरा एंगल ई के अगर इक्वल है, तो क्या ऐसा होने की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे? आइए ये बात देखते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि हमें क्या गिवन है, हमें यही गिवन है कि हमें दो एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के आपस में इक्वल गिवन है। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो अब चलिए कैसे शुरू करते हैं इसको। बच्चों मुझे एक बात बताओ कि हमने दो ट्राइंगल देखा, पहला ट्राइंगल देखा एबीसी, दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डीईएफ। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमें पता है कि अगर मैं इन तीनों कोनों के मान को जोड़ दूं, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर जोड़ दूं, तो इन दोनों का मान हमारा कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। ये हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर कि त्रिभुजों के आंतरिक कोणों का मान हमारा 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल के एंगल्स को मैं जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलते हैं? 180 डिग्री। तो उसी बात को मैंने यहां पे लिख लिया कि एक ट्राइंगल एबीसी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को अगर ऐड किया जाए तो वो मुझे देता है 180 डिग्री का सम। कितना योग देता है बच्चों? 180 डिग्री का। इसी प्रकार अगर दूसरे ट्राइंगल डीईएफ की भी मैं बात कर लूं और इनके सभी कोणों को जोड़ दूं तो वो भी मुझे कितना देता है बच्चों? 180 डिग्री। यानी एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ जो होता है वह हमारा कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री बनाता है। अगर इनको सब जोड़ दे तो हमें 180 डिग्री का मिलता है। अभी मजे की बात यह है कि बच्चों इन तीनों एंगल ए बी सी को जोड़ने पे 180 डिग्री मिलता है, डीईएफ को जोड़ने पे भी 180 डिग्री मिलता है। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि बच्चों अगर एंगल ए बी सी को मैं डायरेक्टली इक्वल कर दूं एंगल डी ई और एफ के, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका मान 180 डिग्री, तो क्या ये बराबर होगा एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ के? क्योंकि इनका मान भी तो 180 डिग्री था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते थे। और अभी मैंने आपको समझाया कि एंगल ए और एंगल डी हमें आपस में इक्वल गिवन है, एंगल बी और एंगल ई भी आपस में इक्वल गिवन है। हमने कहा कि एंगल ए बी सी एंगल डी ई एफ को जोड़ने पे उनके आपस में बराबर आ रहा है। बराबर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका मान भी 180 डिग्री था और एंगल डी ई एफ का भी मान हमारा जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा था। परंतु हमें ये बात पता है कि इसमें हमें गिवन है कि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर है। तो एंगल ए से एंगल डी कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि इनका मान बराबर है। मान बराबर है तो ये पॉजिटिव साइड इस तरफ आके कैंसल आउट हो जाती है, कैंसल आउट हो जाएगी। इसी प्रकार बी एंगल ई से कट जाएगा और हमें क्या मिलेगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो बच्चों अभी हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई, क्या? कि हमारा ये तीसरा एंगल भी इस तीसरे एंगल के आपस में बराबर है। और जब ये चीज हमें पता है कि अगर तीसरा इसके बराबर है, तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि कोई भी ट्राइंगल सिमिलर कब होता है? या तो उसके तीनों कोण आपस में बराबर हो या फिर तीनों भुजाएं हमारी उसके रेशियो में हो। तो यहाँ तो हमारे तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो गए, और बराबर हो गए तो इसलिए मैंने क्या कह दिया कि मेरा ट्राइंगल ABC जो है वह ट्राइंगल DEF के सिमिलर है। और बच्चों ये जो साइन है हमारा, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है। यहीं पे हमने क्या कह दिया? दस द टू ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब जिनके सभी कोण समुख कोण हैं, एंड हेंस दे आर सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी कोण कोण के नियम से ये दोनों समरूप हो गए। इस प्रकार दो त्रिभुज समकोणीय हैं और इसलिए AA द्वारा समरूप हैं। तो बच्चों इस समझ में आया कि आपको AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है और इसकी मदद से हम कैसे भी ट्राइंगल को सिमिलर कह सकते हैं और सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं और अगला SAS क्राइटेरिया को समझते हैं। तो बच्चों अगला है अब हमारा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी S का मतलब साइड, एंगल का मतलब कोण, और फिर A का मतलब एंगल और फिर S का मतलब हमारा साइड, यानी भुजा, कोण और भुजा का नियम। अब मजे की बात यह है कि बच्चों ये नाम ही बता देता है कि किस प्रकार से ये यूज होने वाले हैं। देखो हमने सबसे पहले साइड देखा, फिर एक एंगल देखा और फिर एक साइड देख लिया, मतलब दो भुजाओं के बीच में एक कोण आ रहा है। हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि दो भुजाओं के बीच में एक कोण आ रहा है। तो इसी प्रकार जो थ्योरम हमें कहती है वो भी यही कहती है। क्या कहती है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर proportional then the two triangles are similar। एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं और फिर इसको आसान भाषा में समझते हैं। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बड़े ही मस्त तरीके से बच्चों इसने बताया। क्या बताया? कि इसने ये कहा कि अगर एक एंगल इस ट्राइंगल का
इस ट्राइंगल के दूसरे एंगल के बराबर है। अगर ऐसा है तो उस एंगल को बीच में लेने वाली दोनों साइड्स, यानी एंगल बी को बीच में लेने वाली कौन सी साइड है, एंगल ए बी और एंगल बी, सॉरी साइड ए बी और साइड बी सी। इसी प्रकार अगर ये बी ई के इक्वल है तो इसको लेने वाली होगी साइड डी ई और ई एफ। अगर ये दोनों भी रेशियो में है, मतलब इनका भी रेशियो बराबर है, तो ऐसे में ये एसएएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहलाता है। और इस प्रकार ये दोनों, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमेशा सिमिलर हो जाते हैं। अब मेरी कही हुई बात पे तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए चलते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। बड़ा ही आसान प्रूफ है बच्चों, बट गौर से समझना और गौर से देखना, पूरा ध्यान लगा के। बच्चों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो ट्राइंगल लेंगे। ट्राइंगल पहला कौन सा लेंगे, एबीसी लेंगे ट्राइंगल, ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल डीईएफ, ये वाला हमारा पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल डीईएफ। ये लेने के बाद बच्चों हमें इसमें पता है, हमें क्या पता है इसके अंदर, कि हमारे कोई भी दो कोण आपस में बराबर है। तो हमने क्या कह दिया कि हमारा भैया एंगल ए जो है वह एंगल डी के बराबर है। तो मैं इसमें थोड़ा कलर कर दूं तो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन से एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो एंगल ए हमारा एंगल डी के बराबर है, और साथ ही में ए बी अपॉन डी ई का रेशियो ए सी अपॉन डी एफ के रेशियो के बराबर है। यानी बहुत ही आसान बात की, ए बी जो है उसको अगर अपॉन डी ई से, इसको अगर डी ई के अपॉन ए बी को अगर डी ई के साथ रखें और ए सी को अगर हम डी एफ के साथ रखें, तो इनका जो रेशियो बन के आ रहा है वह आपस में बराबर आ रहा है। तो बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर कैसा रेशियो, क्या? तो मतलब ये हो गया बच्चों, अगर ए बी की साइज हमारी 3 सेंटीमीटर है, वहीं डी ई की साइज अगर हमारी 6 सेंटीमीटर है, तो जो हमारा ए सी होगा वो भी कुछ इस प्रकार होगा कि अगर वह 4 है तो ये 8 है। क्यों? क्योंकि अगर जब मैं इसको कट कर देता हूं तो ये 1/2 के रेशियो में आ जाता है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 बनती है। तो इसी प्रकार चाहे कुछ भी हो, पर जो ए सी अपॉन डी एफ को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, जब कट करेंगे, तो वे हमेशा दोनों 1/2 के रेशियो में ही रहेंगे। तो ये बात समझ में आई कि क्या होने वाला है, एंगल ए जो है वह हमारा एंगल डी के किस प्रकार इक्वल होगा, और ए बी अपॉन डी जो है हमारे ए सी अपॉन डी एफ के रेशियो के बराबर होगी। तो ये बात समझ में आ गई। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और ये चीज हमें गिवन है, ये चीज गिवन है, तो हमने देखना है कि इसके होते हुए ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो रहे हैं। आइए चलते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए बच्चों मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैंने देखा कि मैंने एक पॉइंट P लिया, कहां पे, लाइन डी पे, एक पॉइंट Q लिया मैंने, कहां, लाइन DF पे। आप देख पा रहे होंगे लाइन DF पे मैंने एक पॉइंट Q ले लिया। इस प्रकार मैंने, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये ऐसे ही ले लिया आपने पॉइंट P और Q। नहीं बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने AB लाइन का लेंथ मेजर करा। क्या किया मैंने, AB लाइन का लेंथ मेजर, और उसको मैंने किस पे रखा, मैंने DE लाइन पे लाके रख दिया। जब मैंने DE लाइन पे लाके रखा तो जो DP था मेरा, मतलब पॉइंट P तक मेरी जो लाइन बनी, वह मेरी हमेशा AB लाइन के इक्वल आ रही थी। ये बात अगर आपको समझ में आई, तो इस प्रकार मैंने जो दूसरा पॉइंट Q लिया था, मैंने उसको AC को मेजर करा और उतनी डिस्टेंस में मैंने DF के ऊपर Q रखा। जब ऐसा किया तो मेरा जो DQ था वो AC के बराबर आ गया। और यही बात मैंने कंस्ट्रक्शन में भी लिखी है। क्या लिखी है कि P और Q को कुछ इस तरीके से लिया कि मेरा वो DP जो था वो AB के बराबर आ रहा था, और DQ जो था मेरा AC के बराबर आ रहा था। और जब ऐसा हो रहा था तो मैंने नीचे से एक लाइन जोड़ दी। तो जब ऐसा जोड़ा, PQ को आपस में जोड़ा, तो मैंने देखा कि एक नया ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कौन सा बना नया, ट्राइंगल DPQ बन गया नया। अगर जब ऐसा हमने देखा कि ट्राइंगल DPQ नया बन गया, तो इस ट्राइंगल के अंदर मेरे को पता है कि AB जो है वह DP के बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों, क्योंकि मैंने अभी कंस्ट्रक्शन किया है। और इसी प्रकार AC जो है मेरी DQ के बराबर है, ये भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो हमारा एंगल A जो है वह हमारा एंगल D के बराबर, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। कंस्ट्रक्शन की मदद से मैंने AB को DP के और AC को DQ के बराबर बता दिया, और एंगल A मेरा एंगल D के बराबर था। जब ऐसा सब हो रहा था बच्चों, तो मुझे याद आई क्लास 9th का वो ट्राइंगल्स का चैप्टर, जहां मैंने पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी, जहां पे हमें क्या समझ में आता था कि एसएएस का नियम, एसएएस यानी भुजा कोण भुजा। कैसे कि अगर एक भुजा दूसरी भुजा के आपस में बराबर है, फिर एक कोण आपस में दूसरे कोण के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग कोण के संग। यहाँ पे जब भी मैं कोण और भुजा की बात करूंगा तो दिमाग में ध्यान रखना है कि संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनकी बात है। यानी हमारे कोई भी पार्ट होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, संगत भाग होगा। इसी प्रकार AC जो था हमारा DQ के बराबर था, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन था। जब कंस्ट्रक्शन ऐसा था तो हमने गौर से देखा तो हमें क्या मिला कि तो दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है, और ये रूल है हमारा एसएएस रूल।
यानी भुजाकोण भुजा का नियम। अगर ये हमें आता है बच्चों तो इससे हम क्या कर देंगे कि हमारा ट्राइंगल ABC जो है वह ट्राइंगल DPQ के कॉन्ग्रेंट हुआ। कॉन्ग्रेंट जब हुआ तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस हमें इस बात को यहाँ पे एक इक्वेशन का नाम देके यहाँ पे छोड़ देनी है, और आगे चलते हुए इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, और इसकी मदद से हम इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने वाले हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये गिवन है, यहाँ पे आपने देखा था कि AB/D का जो रेशियो है वो AC/DF के रेशियो के बराबर है। ये बात हमें गिवन थी। जब ये बात हमें गिवन थी तो हमने क्या देखा कि हमारा AB जो था DP के इक्वल था, AC जो था DQ के इक्वल था। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने AB की जगह तो DP लिख दिया, क्योंकि वो आपस में इक्वल है भैया। 4 इसका मान है, 4 इसका मान है, किसी का भी नाम लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे AC जो है वो DQ के बराबर है, तो मैंने AC की जगह क्या लिख दिया बच्चों, DQ लिख दिया। तो DP/D जो है वे किसके बराबर हो गया बच्चों, DQ/DF के। किसकी मदद से हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन में बना लिया था पहले ही। जब ये बना लिया था तो ये हमारा आपस में बराबर हो गया। जब ये बराबर हुआ तो बच्चों हमें एक बात याद आई। क्या बात याद आई, कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था BPT। भैया समझ में आ गई थी BPT क्या थी हमें। जब BPT समझ में आई थी तो हमने उसका कन्वर्ज भी देखा था, मतलब उस प्रमेय का हमने कन्वर्ज देखा था। उस प्रमेय का कन्वर्ज ये बोलता था कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर भुजाएं रेशियो के अंदर है तो जो लाइन तो हमारी जो लाइन थी जो बाकी दो लाइनों को कट कर रही थी और उनको रेशियो में बांट रही थी, वो लाइन हमारी तीसरी लाइन के आपस में पैरेलल थी। यानी जो हमारी PQ होगी वह हमारी EF के पैरेलल होगी। PQ क्यों बच्चों, क्योंकि PQ इस लाइन DE और DF को आपस में बांट रही है, तोड़ रही है, मतलब इसको रेशियो के अंदर बांट रही थी। जब रेशियो के अंदर बांट रही थी तो ऐसी PQ लाइन हमारी जो तीसरी लाइन थी जिसको ये कट नहीं कर रही थी वह उसके क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये हमारा क्या बोलता है, कन्वर्ज ऑफ BPT, जो हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा था। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो ऐसा हमारा क्यों हुआ, हमारा PQ जो होता है हमारा EF के इक्वल हो गया, EF के पैरेलल हो गया। हमारा PQ हमारा EF के पैरेलल हो गया। और किसकी वजह से पैरेलल हुआ, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी की मदद से अब हम गौर से देखना बच्चों क्या करने वाले हैं। मैं करने वाला हूं ट्राइंगल DPQ को ट्राइंगल DEF से सिमिलर। जो हमारा ये बड़ा ट्राइंगल है ना बच्चों DEF, मैं इसके साथ सिमिलैरिटी प्रूव करने वाला हूं। जहां पे मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि बच्चों एंगल P जो है मेरा एंगल E के बराबर है, एंगल Q जो है मेरा एंगल F के बराबर है। तो ऐसे में हमारे दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए। और आप भी तो पढ़ के आए हैं जस्ट पिछली वाली स्लाइड में कि जब अगर दो एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो बस यहीं पे इसी की मदद से मेरा ट्राइंगल DPQ ट्राइंगल DEF के सिमिलर हो गया। और किसकी मदद से सिमिलर हुआ, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो हमने जस्ट पहले पढ़ा है। उसी की मदद से हमने इसको यहाँ पे सिमिलर प्रूफ कर दिया। जब सिमिलर प्रूफ कर दिया तो बच्चों हमें भी पता था कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बिल्कुल बराबर। हम ज्योमेट्री के अंदर अक्सर कॉन्ग्रुएंट शब्द का यूज करते हैं बराबर शब्द को बताने के लिए। यहाँ पे हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, इसकी जगह हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो हमें पता है कि हमारा ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DPQ के इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। जब ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ जब दोनों आपस में बराबर है, जब DPQ ABC के बराबर है तो मैं DPQ को ABC के नाम क्यों ना दे दूं। तो मैंने वही करा कि ट्राइंगल DPQ को ट्राइंगल ABC का नाम दे दिया, और जो फाइनल रिजल्ट मिला वो वही मिला कि ये छोटा ट्राइंगल ABC बड़े ट्राइंगल DEF के सिमिलर आ गया। तो यही हमें प्रूफ करना था बच्चों, और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये समझ आया बच्चों, ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमारा किस प्रकार ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करता है। अगर बच्चों ये समझ आया तो लास्ट क्राइटेरिया जो है हमारा SSS, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आ गए हमारे आखिरी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे, जो है हमारा SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बच्चों ये बड़ा आसान है, यहाँ पे हमें समरूपता का नियम भुजा के माध्यम से बताना है। हमने बात तो कर ली थी कि अगर हमारी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है तो वे सिमिलर होते हैं, परंतु ऐसा देख तो लें कि सही में अगर वो भुजाएं आपस में बराबर है तो क्या सिमिलर हो पा रहा है। तो यही चीज हमें चेक करनी है। बच्चों किस प्रकार चेक करेंगे, उससे पहले जो बुक में थ्योरम दे रखी है उसका मतलब समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें हमेशा पता है कि हमारे बुक के अंदर हमें थ्योरम लिखी तो होती है परंतु उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है। तो उसी को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपके पास हूं। तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा ये थ्योरम क्या कहती है। इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स
आर सिमिलर। बच्चों बहुत ही आसान बात कहते हैं, जिसे हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत आसान बात कि अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो इस ट्राइंगल की तीनों साइड के रेशियो के बराबर है भैया, तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो रेशियो से क्या कहना चाहते हैं? रेशियो से भैया यही कहना चाहता है ये कि जो ए बी अपॉन डी बनेगा, मतलब इस ए बी का रेशियो इस डी के साथ अगर मैं निकालूंगा और इस ए सी का रेशियो अगर मैं इस डी एफ के साथ निकालूंगा और इस बी सी का रेशियो मैं इस ई एफ के साथ निकालूंगा, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा तो वो कुछ इस प्रकार आएगा कि इनको जब अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो वो सेम ही रहती हैं। जैसे 1/2 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म था, तो अगर इनको भी अगर 1/2 के रेशियो में लिखना है तो वह हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया है। तो इसी प्रकार इनका जो रेशियो हमेशा आता है वह सिमिलर रेशियो आता है। जो 1/2 इसका है तो 1/2 इसका भी होगा और 1/2 इसका भी होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर है। तो आइए समझते हैं कैसे। एक बार यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी अपॉन डी के साथ यहाँ पे हम बी सी अपॉन ई एफ की बात भी करेंगे। यहाँ पे लिखना भूल गए हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी अपॉन ई एफ भी साथ में, क्योंकि ये तीनों साइड्स हमें गिवन है। जब ऐसा था तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो लास्ट उसमें कंस्ट्रक्शन किया था वही कंस्ट्रक्शन सेम इसमें भी किया हमने कि हमारा डी पी जो है वह ए बी के इक्वल है और डी क्यू जो है वह हमारा ए सी के इक्वल है। सिंपल सी बात कहता है बच्चों। और इस पी से हमने क्यू के पॉइंट तक को ज्वाइन कर दिया। जब हमने ज्वाइन किया तो हमने देखा कि हमें ए बी अपॉन डी इक्वल गिवन था और ए सी अपॉन डी एफ इक्वल गिवन था। हमें ये बात गिवन थी ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के। अब मैं जानता हूं कि मेरा ए बी जो है वह किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, और ए सी किसके इक्वल है, मेरा डी। तो जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है। और बच्चों जब ऐसा है तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ए बी की जगह तो लिख लिया डी पी और ए सी की जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया डी क्यू। तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, डी पी अपॉन डी हमारा किसके इक्वल है, डी क्यू अपॉन डी एफ के। तो ऐसे में क्यों हुआ, क्योंकि ए बी डी पी के इक्वल था, ए सी डी क्यू के इक्वल था। यहाँ पे लिखा हुआ था क्यों इक्वल था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया। जब हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, उसी प्रकार से जो पी क्यू है वह कन्वर्स ऑफ बीपीटी के माध्यम से ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, पी क्यू हमारी ई एफ के पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हुई तो बहुत ही आसानी से वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मैंने नियम लगाया कि एंगल डी पी क्यू एंगल ई के इक्वल है और एंगल डी क्यू पी एंगल एफ के इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं बच्चों तो ऐसे में ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल डी पी क्यू ट्राइंगल डी एफ के सिमिलर हो गया। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। जब ऐसा हुआ कि ट्राइंगल डी, पता था कि डी पी अपॉन जो डी है मेरा, यानी डी पी अपॉन डी, यानी इस छोटे बड़े वाले ट्राइंगल में इस डी पी को अगर मैं डी के अपॉन करके इक्वल करूं डी क्यू अपॉन डी एफ के। क्यों ऐसा कर रहा हूं बेटा, एक बार वापस रिकॉर्ड करना बच्चों। अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आया तो एक कंस्ट्रक्शन हमें कह रहा है कि हमारा डी पी जो है वह ए बी के इक्वल है और डी क्यू जो है वह हमारा ए सी के इक्वल है। सिंपल सी बात कहता है बच्चों। और इस पी से हमने क्यू के पॉइंट तक को ज्वाइन कर दिया। जब हमने ज्वाइन किया तो हमने देखा कि हमें ए बी अपॉन डी इक्वल गिवन था और ए सी अपॉन डी एफ इक्वल गिवन था। हमें ये बात गिवन थी ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के। अब मैं जानता हूं कि मेरा ए बी जो है वह किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, और ए सी किसके इक्वल है, मेरा डी। तो जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है। और बच्चों जब ऐसा है तो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ए बी की जगह तो लिख लिया डी पी और ए सी की जगह मैंने यहाँ पे लिख लिया डी क्यू। तो मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, डी पी अपॉन डी हमारा किसके इक्वल है, डी क्यू अपॉन डी एफ के। तो ऐसे में क्यों हुआ, क्योंकि ए बी डी पी के इक्वल था, ए सी डी क्यू के इक्वल था। यहाँ पे लिखा हुआ था क्यों इक्वल था, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया। जब हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया तो लास्ट वीडियो में मैंने बात करी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, उसी प्रकार से जो पी क्यू है वह कन्वर्स ऑफ बीपीटी के माध्यम से ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, पी क्यू हमारी ई एफ के पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हुई तो बहुत ही आसानी से वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मैंने नियम लगाया कि एंगल डी पी क्यू एंगल ई के इक्वल है और एंगल डी क्यू पी एंगल एफ के इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं बच्चों तो ऐसे में ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल डी पी क्यू ट्राइंगल डी एफ के सिमिलर हो गया। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आई। जब ऐसा हुआ कि ट्राइंगल डी पी क्यू हमारे ट्राइंगल डी एफ के सिमिलर हुआ तो हमने देखा कि हम कह सकते हैं जब सिमिलर है तो डी पी अपॉन बड़ा वाला डी किसके इक्वल होगा, पी क्यू अपॉन ई एफ के, क्योंकि इनकी भुजाएं तो आपस में बराबर होगी। ये डी पी भुजा
अगर मैं ट्राइंगल डी पी क्यू को उठा के इधर अलग बना लूँ तो मेरा ये डी पी वाली जो साइड है वे किसके रेशियो में होगी, किसके साथ, डी पी अपॉन डी जो पूरी साइड है वे डी क्यू अपॉन डी एफ और पी क्यू अपॉन ई एफ के साथ रेशियो में होगी। ये मैं कह सकता था। ये तीनों का रेशियो आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है ना। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी सभी भुजाएं जो होती है वे आपस में रेशियो के अंदर होती है। रेशियो के अंदर हैं तो मैंने इसका दो पार्ट को यूज किया, सिंपल वाले, कौन से, डी पी अपॉन डी, यानी ये छोटा वाला पार्ट और ये बड़े वाले पार्ट किसके बराबर है, पी क्यू अपॉन ई एफ के रेशियो के बराबर है। इसके बराबर थे बच्चों, पी क्यू अपॉन ई एफ के रेशियो के बराबर थे। जब ऐसा था तो मैं यहाँ पे डी पी को किसके इक्वल बोल चुका हूँ, पहले ए बी के इक्वल बोल चुका हूँ, तो मैंने डी पी को ए बी के साथ बदल दिया। और मैंने क्या करा, बस इसी प्रकार डी पी को ए बी के साथ बदलते रखा और पी क्यू अपॉन ई एफ को भी सेम रखा। मजे की बात क्यों, इसलिए मैंने ऐसा करा बच्चों, इसलिए करा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरा बी सी अपॉन ई एफ जो है, बी सी अपॉन ई एफ भी मेरा किसके इक्वल है बच्चों, यहाँ पे हम पी क्यू अपॉन ई एफ के। अब मन में सवाल आया, सर बी सी अपॉन ई एफ पी क्यू अपॉन ई एफ के कैसे इक्वल हो गया बच्चों? इसलिए इक्वल हो गया क्योंकि बी सी अपॉन ई एफ ए बी अपॉन डी के इक्वल था। यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ ए बी अपॉन डी के इक्वल था और यहाँ पे पी क्यू अपॉन ई एफ भी हमारा ए बी अपॉन डी के इक्वल था। हमने यहाँ पे डी पी से ए बी बदला बड़े चालाकी से, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा ही किया था। जब ऐसा कंस्ट्रक्शन किया था तो ए बी अपॉन डी हमारा पी क्यू अपॉन ई एफ के इक्वल आया और हमने पहले गिवन भी हमें यही है कि बी सी अपॉन ई एफ हमारा ए बी अपॉन डी के इक्वल है, हमें ये गिवन है। तो हमने उस प्रकार क्या कर दिया, जब दोनों ही आपस में इक्वल हैं तो मैं कह सकता था पी क्यू अपॉन ई एफ हमारे किसके इक्वल हो गया, बी सी अपॉन ई एफ के। और नीचे की वैल्यू ई एफ सेम आई तो मैंने क्या कर दी, कट कर दी तो मेरे को क्या मिल गया बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। क्या मिल गया मेरे को, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ये वाली साइड। अब मेरे को तीनों साइड आपस में पता इक्वल हो गई क्योंकि मैंने ये दोनों तो पहले आपस में कंस्ट्रक्शन से कर दी, अब ये मैंने इक्वली प्रूफ कर दी तो मुझे क्या मिला, मुझे तीनों साइड्स आपस में इक्वल मिल गई। जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल मिली बच्चों तो मैं कह सकता था कि ट्राइंगल एबीसी मेरा ट्राइंगल डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट है। किस नियम से कॉन्ग्रुएंट है, एसएसएस नियम से, यानी एसएसएस रूल से हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने ये कह दिया कि ट्राइंगल एबीसी मेरा ट्राइंगल डीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट है। और जब दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे डीपीक्यू एबीसी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी बराबर है। तो वापस डीपीक्यू की जगह क्या लिख दो, एबीसी लिख दो। जब एबीसी लिख देंगे तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये छोटा ट्राइंगल एबीसी इस बड़े ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है। क्यों, क्योंकि डीपीक्यू भी तो डीईएफ के सिमिलर था और यहाँ तो डीपीक्यू और एबीसी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी बराबर हो गए। कॉन्ग्रुएंट यानी हिंदी में हम सर्वांगिश हम बोलते हैं, तो आपस में बराबर हो गए तो हमारे दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए। कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी हमारे ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर हो गए। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको ये तीनों क्राइटेरिया बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ये अच्छे से समझ में आए तो बच्चों फटाफट इन तीनों क्राइटेरिया पे एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा अच्छे से तो फिर ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम इन्हें यूज करते हैं। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब अगला सबसे पहले क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा जहां पे ये लाइन पी क्यू जो है वह लाइन आर एस के पैरेलल है। हम पैरेलल का बच्चों अक्सर एरो के साइन से डिनोट करते हैं। एरो का साइन जो होता है हमारा वो पैरेलल लाइंस को डिनोट करता है। प्रूव दैट ट्राइंगल पी ओ क्यू, यानी ट्राइंगल पी ओ क्यू ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है वह किसके सिमिलर है, सिमिलरिटी का साइन यहाँ पे दिख गया है। किसके सिमिलर है, ट्राइंगल एसओआर के। किसके सिमिलर है बच्चों, ट्राइंगल एसओआर के सिमिलर होना चाहिए। बहुत आसान, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि पी क्यू अगर आर एस के समान, अगर पी क्यू हमारी आर एस रेखा के समांतर है या सिद्ध, तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है, समरूप है ट्राइंगल एसओआर के। तो आसानी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सिमिलर करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सॉल्यूशन में बच्चों शुरू करने से पहले उसके अंदर क्या गिवन है ये लिख लेना चाहिए, क्योंकि वह गिवन हमेशा हमें क्वेश्चन को आसान बना देता है। और हमें गौर से सोचना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन है तो क्यों दिया है। ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, किसी कारणवश ही दिया होगा। तो उस कारणवश की क्यों गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, तो ये सोचना है बच्चों। और वापस जाना है क्लास 9 के अंदर लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर को याद रखते हुए ये पढ़ना है और वापस दिमाग लगाना है। आओ बच्चों देखते हैं। हमें गिवन था पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल P जो है हमारा वह एंगल S के इक्वल है। किसके इक्वल है,
एंगल P हमारा एंगल S के इक्वल है। बोले कि ये कैसे हो गया सर? ये ऐसे हुआ बच्चों, अगर मैं एक लाइन बना लूँ PQ यहाँ पे और एक लाइन RS यहाँ बना लूँ, तो लाइन PQ हमारी लाइन RS के तो पैरेलल है, और ये लाइन देखोगे बच्चों जो POS जा रही है, इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ पे दो कोण का निर्माण हो रहा है, दो आंतरिक कोणों का निर्माण हो रहा है, और ये कोण हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी वैकल्पिक आंतरिक कोण कहलाते हैं। और ऐसे में ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था क्लास 9 के लाइन्स एंड एंगल्स के चैप्टर में, और अगर आप चाहें तो मैंने अपना लाइन्स एंड एंगल्स का वीडियो बना के आपके स्कूल के जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भेज रखा है, आप वो वीडियो को वापस से देख सकते हैं। तो इस एंगल को QPS जो था हमारा, वह एंगल PSR के क्या था हमारा, इक्वल था। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एंगल P जो है हमारा एंगल S के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसी प्रकार अगर हम लाइन को बदल दें, यानी PQ और RS तो हमारी सेम रहेगी, PQ और RS तो हमारी अभी भी सेम रहेगी लाइन, जो हमारी QR बन जाएगी। तो यहाँ पे एंगल Q, ये वाला जो एंगल बन रहा है PQR, ये एंगल SRQ के इक्वल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बस ट्रांसवर्सल तो बदली है, यानी तिर्यक रेखा ही तो बदली है हमारी। तो हमारा एंगल Q भी क्या, जो हमारा एंगल Q था वो क्या हुआ, हमारे एंगल R के इक्वल हुआ। इस प्रकार हमें दो कोण इस दोनों ट्राइंगल के आपस में क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। कौन से? पहला PS के मिल गया और QR के मिल गया बच्चों, और तीसरा तो हमें पता है वर्टिकली अपोजिट दिख ही रहा है, परंतु इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसका हमें तो दो अगर एंगल आपस में इक्वल मिल गए तो हम क्या बोल देते हैं कि भैया ए सिमिलैरिटी से, ए एंगल 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 सिमिलैरिटी, या फिर एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी बोल दो, तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो बच्चों एंगल एंगल सिमिलैरिटी की मदद से आपने देखा कि क्वेश्चन कितना आसानी से हल हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस क्राइटेरिया पे और क्या कहता है हम ये समझते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन बड़ा ही आसान बात कहता है कि OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। अरे सर ये डॉट क्या होता है? बच्चों ये डॉट जो अगर लाइन में आता है, सेम लाइन के अंदर आता है, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और अगर डॉट बीच में आ जाता है तो इसका मतलब होता है डेसिमल। तो सिंपल सी बात है, डॉट का मतलब यहाँ पे है मल्टीप्लाई। और कहता है कि अगर ऐसा है तो शो करो कि एंगल A, ये वाला एंगल, एंगल C के बराबर है, एंगल B हमारा एंगल D के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा? बच्चों ये तो हम अगर इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दे तो हमें पता है संगत भाग है, आराम से आपस में इक्वल हो जाएंगे। बहुत इजी था। तो हमने क्या करा, OA इंटू OB को किस प्रकार लिखा, हमने लिखा कि OA इंटू OB हमारा जो है वह किसके इक्वल है, OC इंटू OD के। तो बच्चों मैं यहाँ से अगर आपको लिख के दिखाऊं कि OA, इस ट्राइंगल का OA OB के मल्टीप्लाई होने के बाद OC इंटू OD के बराबर है, तो भैया ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है OB, अगर ये उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी चीज, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। बच्चों कुछ इस प्रकार बन जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और ये OC भी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, OA से OC डिवाइड हो गया और OD से OB डिवाइड हो गया। जब ऐसा हुआ तो यही हमने यहाँ पे भी लिख रखा है। तो हमने देखा कि ये हमारा OA यहाँ आ रहा है और OC हमारा ये रहा, हमारा OD ये रहा और हमारा OB ये रहा। तो अब दो साइड्स तो हमें मिल गई। किसी प्रकार अगर ये बीच का कोण भी आपस में इक्वल मिल जाता तो भैया हमारा SAS क्राइटेरिया लग गया और सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाएगी। बड़ा ही आसान है, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमें पता है एंगल AOD हमारा एंगल COB के बराबर हमेशा होगा, क्योंकि ये प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं और ये जो कोण बनता है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, और इस वजह से ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के द्वारा बनने वाला ये कोण हमेशा हमारा आपस में इक्वल होता है। तो जब ये आपस में इक्वल था तो हमने कह दिया कि SAS क्राइटेरिया की मदद से ये दोनों ट्राइंगल AOD जो था वह ट्राइंगल COB के सिमिलर हो गया। और जब सिमिलर हो जाते हैं तो हमें सब पता है कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार हमारा एंगल A जो था वह एंगल C के बराबर होगा, एंगल O के बराबर है ही, एंगल D जो है एंगल B के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ यही करना था कि एंगल A हमारा एंगल C के बराबर है और एंगल D हमारा एंगल B के बराबर है। हैंस प्रूव्ड। बच्चों ये बात हमें समझ में आ गई।
जब समझ में आई तो अब लास्ट में आखिरी क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चों अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें हमें कह रहा है कि अगर फिगर में, इस फिगर को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना बच्चों, तो हमें क्या करना है, हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है, P की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो इसको ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आएगा बच्चों। कैसे ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है कि हमें साइड AB क्या दे रखी है बच्चों, 3.8 दे रखी है, 3.8, और जो साइड RP दे रखी है कितनी दे रखी है, 6√3। क्या दे रखी है बच्चों, 6√3। हमें बड़ा ही मज़ा आएगा कि अगर हम देखें कि हम समझते आ रहे हैं कि अगर इन दोनों साइड को कंपेयर कर दें और बाकी अगली साइड के साथ अगर कंपेयर करके देखें तो क्या रेशियो बराबर आता है, और अगर बराबर आएगा तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो अगली साइड हमें 3√3 दे रखी थी और इसी प्रकार ये वाली हमें 7.6 दे रखी थी। अगर मैं इसको कर रहा हूँ कंपेयर उससे, तो ये 3√3/7.6। जब काटा पीटी करेंगे बच्चों तो हमें ना 3.8 को 6√3 से कट करने पे 1/2 का मान ज्ञात होता है, और यहीं पे 3√3 को 7.6 से करने पे भी हमें 1/2 का मान ज्ञात हो रहा है। अब कहीं 6/12 यानी आखिरी साइड जो BC/PQ है, इसको भी अगर साथ में इक्वेट कर दें तो ये भी हमें बच्चों 1/2 ही दे रही है। तो यानी इन तीनों साइड का रेशियो आपस में बराबर आ गया। क्या आया, 1/2 आया। और जब तीनों साइड्स का रेशियो यानी अनुपात हमेशा अगर बराबर आता है तो हमारे दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हो जाते हैं। तो मैंने क्या कह दिया कि मेरा ये सारे रेशियो बराबर थे, AB/RQ मेरा BC/QP और CA/PR के बराबर है। जब बराबर है तो मैंने कहा कि मेरा ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लग गया इस बार, SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लग गया मेरा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस वजह से मेरा एंगल C, ये वाला एंगल जो हमेशा होगा एंगल P के बराबर। अब भैया यहाँ तो एंगल C भी गिवन नहीं है, एंगल P कहां से निकाल लोगे आप। बच्चों डरने की बात नहीं है, यहाँ पे हमें एंगल A और एंगल B तो गिवन है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और एंगल C निकाल लेंगे। हमें 80 + 60 पता है कितना होता है, 140। 180 में से 140 माइनस करो तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 40 डिग्री। और जब ये 40 डिग्री मिल गया तो हमें पता है एंगल C हमारा एंगल P के बराबर है, तो ये भी कितना हो गया बच्चों, 40 डिग्री हो गया। सिंपल सी बात थी बच्चों, बड़ा आसानी से समझ में आया कि SSS सिमिलैरिटी यूज करते हुए हमने ट्राइंगल सिमिलर किए, और एक कोण नहीं पता था, उस कोण को हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लिया, और वही कोण हमारा किसके इक्वल था, दूसरे ट्राइंगल के इक्वल था। क्यों इक्वल था, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो समझ में आया बच्चों कि तीनों क्राइटेरिया कितने आसान थे, और उनको अगर अच्छे से समझ रहे तो इन सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जब ऐसा हुआ तो हम आगे अगले वीडियो में चलते हैं और सिर्फ आखिरी जो पार्ट इस चैप्टर का बच गया है, पाइथागोरस थ्योरम और एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, उसकी बात करेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया बच्चों।